जय हिंद दोस्तों। अब बात करते हैं आज BECG 134 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि है हमारा क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज टू द अवेकनिंग। इसमें हम जानेंगे लोगों के रिस्पॉन्स क्या रहे थे इस नोवेल को लेकर, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा क्या है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के खुद से लिखना होगा। ये एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें लोगों की क्या रिएक्शन है जिस टाइम पब्लिश हुआ, फिर बाद में जो आज प्रेजेंट टाइम है इसके क्या रिस्पॉन्सेज रहे। बिल्कुल इजी है। पुराने टाइम में क्या था कि सोसाइटी और कल्चर उस टाइप का नहीं था जो जिस टाइप में नॉवल में दिखाया गया है कि एडना पोंटलियर जो द अवेकनिंग की मेन कैरेक्टर है, वो क्या चाहते थी, घर से आज़ादी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। लेकिन उस टाइम की सोसाइटी क्या थी, इसके अगेंस्ट थी। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही लेवेबल हो गया है, लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की कि इसमें पहला क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। डू यू थिंक द डेट ऑफ रिलीज ऑफ द अवेकनिंग इज वाइटल। क्या ये मतलब इम्पोर्टेंट थी, ये जो डेट है द अवेकनिंग का 1899 में पब्लिश होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है। द डेट ऑफ रिलीज 1899 ऑफ कर्टिस चॉपिन्स द अवेकनिंग इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी थी। प्लेस डेंजरसली इन द लास्ट ईयर्स, क्या है जो लास्ट ईयर्स में था बहुत खतरनाक थे, ऑफ द 19th सेंचुरी। इट इज आल्सो एट द एज ऑफ द लीड इन द of the 20th. The above fact becomes even more vital when we look closely at the critical record of the तो नोवेल। तो ये कहना क्या चाहता है, ये नोवेल 1899 में पब्लिश हुआ, तो टाइम पीरियड क्या था इसके लिए इम्पोर्टेंट था, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये नोवेल 19वीं और 20वीं सेंचुरी के बीच में ट्रांजिशन टाइम में लिखा गया। क्या है, ओल्ड आइडियाज़ थे इसमें, प्लस में इसमें क्या है न्यू आइडियाज़ का थोड़ा मिक्सर था, क्योंकि मिडल एजेस में आ गया। तो इसमें क्या है, ट्रांजिशन फेज आया है इसमें। सोसाइटी उस टाइम क्या थी, ट्रेडिशनल थी, लेकिन नए आइडियाज़ उसमें आ रहे थे, जैसे कि वुमेन की फ्रीडम की हो गई, इंडिविजुअल आ गया, इंडिविजुअलम। तो क्या है, ओल्ड और न्यू कन्फ्लिक्ट इसमें हमें देखने को मिला। नोवेल को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि सोसाइटी रेडी नहीं थी। जो उस टाइम जब पब्लिश हुआ उस टाइम क्या है, सोसाइटी इस नोवेल के लिए रेडी नहीं थी, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। डेट से हम समझ सकते हैं कि नोवेल को क्यों रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि उस टाइम की उसके थिंकिंग नहीं मिलती थी। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वाई वॉज एमिली टूथ सरप्राइज टू रीड द बुक इन 1970 में 1970 में एमिली इसको पढ़कर सरप्राइज क्यों थी। तो एमिली तो 19 में इसको पढ़ा और वो शॉक हो गई। एमिली टूथ नोवेल पढ़कर सरप्राइज हो गई थी क्योंकि नोवेल में वही क्वेश्चन थे जो मॉडर्न फेमिनिज्म में उठ रहे हैं। क्या वुमेन की फ्रीडम हो गई, आइडेंटिटी हो गई, मैरिज की रेस्ट्रिक्शन हो गई, इस प्रकार के टॉपिक उसमें नोवेल में उठ रहे थे, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में दिखने को मिल रहे हैं। तो उस टाइम का नोवेल में ये चीज़ें आज जो घटित हो रही है तो शॉकिंग तो होगी ही। नोवेल 1899 में लिखा गया, लेकिन 20वीं सेंचुरी में इश्यू डिस्कस करता है। क्या है, 1899 का लिखा हुआ नोवेल आज के टाइम का इशू डिस्कस कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। एमिली टूथ वाज सरप्राइज अमेज टू रीड द नोवेल इन 1970 एज शी फेल्ट दैट कर्टिस चॉपिन हैड आस्क्ड all the question that women and feminists in the 20th century were asked। जो 18वीं 19वीं सेंचुरी में लिखा गया नोवेल 20वीं सेंचुरी के क्वेश्चन आस्क कर रहा है, तो शॉकिंग तो होना ही है। शी वॉज शॉक्ड दैट कर्टिस चॉपिन हैड नेवर टू एवन रेज दिस क्वेश्चन। तो वो सरप्राइज क्यों है, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन कभी रेज ही नहीं किए हैं कि, तो चोपिन की बोल्डनेस देखकर वो शॉक हो गई कि उसने जो क्वेश्चन रेज किए हैं उस टाइम में, और जो आज के जो इशू है उसको देखकर उसने क्या है, उसकी ब्रेव राइटिंग को देखा, सोशल को चैलेंज किया। उसने क्या समाज के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो सोशल बाउंडेशन को तोड़ रही है, इंडिविजुअलिज्म के लिए आगे जा रही है। तो ये क्या है, ओल्ड नोवेल और मॉडर्न आइडियाज़ के साथ इसको दिखाया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखते हैं 2 स्टार क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आ सकता है। इमेजिन दैट you are asked to critique the awakening by a leading paper of city, write a short review expressing your replies। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें इसको क्या बताया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि क्या बोलता है, ओपिनियन बेस्ड है, खुद को थोड़ा ओपिनियन करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में थोड़ी आपको समरी लिखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा रिव्यू जो कि इसका थीम बताएगा, करेक्टर बताएगा, सिंबल और ओपिनियन को बताएगा। तो स्टूडेंट को क्या करना है, कंक्लूजन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना है कि उनका ओपिनियन क्या है, जो कि मैं ये बता दूंगा, वो जाके आप सेम एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पक्के मार्क्स मिल जाएंगे।
तो इमेजिन दैट यू आर आस्क्ड ए क्रिटिक द अवेकनिंग बाय लीडिंग पेपर ऑफ द सिटी, राइट ए शॉर्ट रिव्यू, आपको खुद को रिव्यू लिखना है, एक्सप्रेस करना है, और योर रिप्लाईज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। द अवेकनिंग हैज बीन स्टेटेड दैट एज ए केस स्टडी ऑफ 19th सेंचुरी फेमिनिज्म, 19वीं सेंचुरी के फेमिनिज्म की बात हो रही है। वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इन द नोवेल इज दैट ऑफ सेल्फ ओनरशिप। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है? सेल्फ ओनरशिप, खुद के बारे में जानना, सेल्फ डिस्कवरी। आल्सो कॉल्ड बोल्डली फ्रीडम, सेल्फ ओनरशिप वाज ए की बिलीफ इन द 19th सेंचुरी फेमिनिज्म। तो औरत के बारे में सेल्फ डिस्कवरी और फ्रीडम की बात हो रही है। इट मीन ए वुमेन राइट टू हैव पावर ओवर हर ओन बॉडी एंड आइडेंटिटी। सो कॉल्ड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म argued that women could gain their freedom only by raising to allow other people, namely men, to exert power over their bodies. They centered in particular on a wife's right to refuse sexual links with her husband. Their plea was that a woman's duty as a wife, mother titled her ownership of her body। वो क्या चाहती थी? खुद के शरीर पे खुद का कंट्रोल चाहती थी, बात कहना ये चाहता है। तो उसमें क्या है? खुद की बॉडी, खुद का कंट्रोल। तो वो सोशल सोसाइटी के हिसाब से क्यों जिए? वो ऐसे वाइफ और एज ए मदर लाइफ जी रही थी। देयर फॉर द टू राइट टू रिफ्यूज टू हैव सेक्स और बी प्रेग्नेंट। तो वो क्या है? जब अरेंज मैरिज में जाकर इन चीज़ों को मना कर सके। द लीड ऑफ द अवेकनिंग क्रेव्स फॉर दिस काइंड ऑफ boldly freedom. She is firm in the pursuit of power over her own person. तो द अवेकनिंग के बारे में बात हुई है कि उसने बोल्डली बोला है कि फ्रीडम के बारे में। एडना फाइट्स बीइंग सीन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हर हस्बैंड। तो उसने क्या है? एडना पोर्टलेयर के थ्रू, उसके करेक्टर के थ्रू इसमें अपनी बात को रखा है कि वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके हस्बैंड के लिए। वो लुक्स टू हर एज वन लुक्स एट ए प्रिसाइज पीस ऑफ पर्सनल एसेट। सी डिफाइंस रॉबर्ट when she hints that is not free and must set free by her husband in order for them to be together। तो वो क्या है? तो वो किसी के लिए फ्री नहीं है। तो उसने क्या है? रॉबर्ट के साथ घूमा फिरा, एंजॉय किया, स्विम किया, और इससे क्या है? उसका पति जेलिस भी नहीं हुआ। इन द एंड सी केप्स टू प्रोमिस शी मेड अपॉन मूविंग इनटू द पिगन हाउस। तो ये क्या है? पिगन हाउस का एग्जाम्पल लिया गया, सिंबल का यूज किया गया है। तो वह अंत में क्या है? पिगन हाउस में लौट जाती है। She will never again belong to the another than herself. Edna's story is full with imaginary। तो इसकी पूरी स्टोरी क्या है? इमेजिनरी है। The she perhaps the most vital icon in the novel। तो सी ने क्या है? मोस्ट आइकन रोल निभाया है। It variously shows baptism, washing and rebirth। वो क्या दिखाता है? बैप्टिज्म को दिखाता है, वॉशिंग साफ करने को दिखाता है, दोबारा जन्म को दिखाता है। इन द अवेकनिंग चोपिन builds the sea as a sport of freedom, a sport outside and अवे फ्रॉम मेल लीड सोसाइटी। तो क्या है? वो वापस क्या है? मेल लीड सोसाइटी में लौट जाती है। फॉर एडना द सी सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ पावर। तो सी को सिंबल दिखाया गया है एज ए सोर्स ऑफ पावर एंड ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। इन द बिगनिंग इट लर्स हर विद इन्वाइटिंग सेंट्स एंड सोनर्स मरमुर। ठीक है, मुरमुर। तो ये दिखाया गया है। ये इसमें आपका ओपिनियन दे सकते हैं कि आप एंड में, ये क्या है? द अवेकनिंग नॉवल है ना, वो लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। वो क्या है? क्वेश्चन छोड़ता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डील करते हैं, कैसे इसका आप आंसर देते हैं। तो इस पर ये पूरा टोटली डिपेंड है, आपको खुद को ये क्वेश्चन लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द अर्ली क्रिटिसाइज व्हेन द नोवेल वाज रिलीज्ड इन 1899। तो ये क्या है? द अवेकनिंग जब 1899 में पब्लिश हुआ ना, तब क्रिटिसिस का रिएक्शन क्या था? तो इसके बारे में बात करेंगे। क्रिटिसिस को राइटिंग स्टाइल पसंद आई। जो क्रिटिसिस है उसको राइटिंग स्टाइल पसंद आई, पर थीम पसंद नहीं आया। जो कर्टिस ओपी ने जो लिखा ना, राइटिंग का स्टाइल था वो पसंद आया, परंतु उसमें जो लिखा गया था ना थीम, वो उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से अपोजिट था। उन्होंने नॉवल की राइटिंग और स्टाइल की तारीफ तो की, क्या था? फ्लॉलेस आर्ट थी, डेलिकेट स्टाइल था उसमें, तो उसमें राइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा था। क्रिटिसिस को लगा कि नॉवल इमोरल और सिनफुल है। तो क्या है? इसमें सेक्सुअल थीम दिखाई गई है, क्योंकि औरत आज़ादी चाहती है, वो बाहर घूमना चाहती थी, जहाँ मन करे वो जिसके साथ जा सकती थी, जिसके साथ शादी हुई है उसके अलावा छोड़कर। तो ये क्या हो गया? सेक्सुअल थीम हो गया। वुमन फ्रीडम को दिखाया गया था, जो उस टाइम की सोसाइटी के खिलाफ था। तो इस प्रकार के इसमें पॉइंट्स दिखाए गए हैं। द रिव्यूज़ लाइक द नोवेल फॉर इट्स क्लेवर स्टोरी टेलिंग। जो स्टोरी टेलिंग है, लिखने का तरीका है, एंड स्टाइल, बट ऑलमोस्ट ऑल क्रिटिसिज सो द टॉपिक एज सिनफुल एंड द डेप्टिशन ऑफ एडनाज एज अनप्लीजेंट।
कोर्स एंड क्रूड। फ्लॉलेस आर्ट, तो उसकी क्या है, फ्लॉलेस आर्ट के बारे में तारीफ की गई। डेलिकेसी ऑफ टच ऑफ रेयर स्किल्स इन कंस्ट्रक्शन, द सब्टल अंडरस्टैंडिंग द मोटिव, तो उसके बारे में जो पूरा जो लिखने का कला है, मोटिव है, अंडरस्टैंडिंग समझाने की ताकत है, उसकी सबकी तारीफ की गई है। लैक द हाई मोटिव ऑफ ट्रेजेडी इज नॉट फॉर द यंग पर्सन, सम अदर रिमार्क्स आर लिस्टेड बिलो। तो इसमें क्या है, क्या क्या उसमें पॉइंट देखने को मिले, इसके बारे में बात करते हैं। द वर्स्ट सच स्टोरीज इज दैट दे विल फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द यूथ, तो ये क्या है, जब ये युवा पीढ़ी हाथ में जाएगी, लीडिंग देम टू थिंक ऑन द थिंग्स दैट ओनली अडल्ट पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड एडिंग सिंफुल ड्रीम्स एंड डर्टी डिजायर्स। जब ये क्या है, नौजवान क्या हाथों में पड़ेगी, जिसको कुछ समझ नहीं है, तो वो मिसलीड हो जाएगा। इस प्रकार की सोसाइटी इस बारे में सोचती थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड दैट फॉर ए राइटर सो ग्रेटफुल एलिगेंस एंड पोएटिक ब्यूटी टू एंटर द बिजी फील्ड ऑफ सेक्स फिक्शंस, तो ये क्या है, सेक्स फिक्शन में लोग पढ़ जाएंगे। उस टाइम की सोसाइटी क्या चाहती थी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो वो चाहती थी कि वुमेन घर में रहे, घर का काम करे, एज ए मदर, एज ए वाइफ रहे। परंतु एडना पोंटलियर जो द अवेकनिंग की मेन कैरेक्टर है, वो क्या चाहती थी, वो फ्रीडम चाहती थी, इंडिविजुअलिज्म चाहती थी, अकेले रहना चाहते थे, खुद पर डिपेंडेंसी चाहती थी कि भाई हाँ मैं खुद ही सारे काम करूँ, मैं खुद की डिसीजन खुद लूँ, मेरी बॉडी है तो खुद लूँ। तो इसके अपोजिट था, थोड़ा सेक्स फिक्शन वाली थीम आती है, तो इसके लिए वो थोड़े क्या थे, इसके अपोजिट थे। द स्टोरी वॉज नॉट वर्थ टेलिंग एंड इट अनप्लीजेंट लुक लाइक ऑफ सेंसुअलिटी एंड डिस्टिंग्विशिंग, तो ये क्या है, थोड़ा ओड दिखाया गया है। इट इज़ नॉट फिट लुक, द पॉइजन ऑफ पैशन सीम टू हैव एंटर्ड द हर सिस्टम विद हर मदर समिल्क, तो इसमें ये क्या बताया गया है कि इसका राइटिंग स्टाइल इनफ नहीं है, परंतु इसका जो थीम है ये इसके लिए थोड़ा अपोजिट फेज सामना करना पड़ा इसको जब ये पब्लिश हुआ। देयर में बी मैनी व्यू पॉइंट्स हिटिंग अदर साइड्स ऑफ मिस्टर चॉपिन्स नोवेल द अवेकनिंग, तो ये क्या दिखाता है, बहुत सारे व्यू पॉइंट दिखाता है जो दूसरी साइड के हैं। बट ऑल मस्ट एग्री इट्स फ्लॉलेस आर्ट, तो सबने क्या है, इसके फ्लॉलेस आर्ट को एग्री किया। डेलिकेसी ऑफ टच आर स्किल्स इन कंस्ट्रक्शन आर स्टबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिव द सर्चिंग विजन इनटू द रिसेस ऑफ द हार्ट, दीज आर नोन एज रीडर ऑफ बायोन फोल्क एंड ए नाइट ऑफ कैडल। तो जो मैंने कि इस चैप्टर में जैसे बताया है कि क्रिटिसिस को डर था कि यूथ इससे क्या है, बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा, तो यूथ उससे पढ़ेगा तो इसके भटक जाएगा। नोवेल काफ़ी टाइम तक इसमें क्या है, इग्नोर किया गया, क्योंकि 1899 में इसको जब पब्लिश किया गया तो उस टाइम की सोसाइटी थोड़ा अलग सोचती थी, इसलिए इसको क्या है, थोड़ा बुक को बैन किया गया, चोपिन को लिखने से रोका गया, तो स्टॉप किया गया। परंतु उसने क्या है, लिखना स्टार्ट रखा, जारी रखा, उसने अच्छी राइटिंग दिखाई, बैड रिसेप्शन, और रिजल्ट क्या हुआ, इग्नोरेंस उसको मिली। तो ये इस प्रकार इसमें क्या था, ये चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि इसमें थोड़ा अपोजिट रोल निभाती है कि जो अर्ली क्रिटिसिज्म है इसके बारे में 1899 में वो देखने को इसे मिले। ठीक है, अगला है although a lot of writing exists on Curtis Chopin works, mostly her short stories subject discussion, the awakening disappear completely from the literary scenes during first half 20th century, क्योंकि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, इग्नोर कर दिया, तो इसे लिखने से रोकना की कोशिश करना, इसका अपोज करना, परंतु क्या है, लिखती रही, उसने लिखना स्टार्ट रखा। तो इस प्रकार वो क्या है, इसकी स्टोरी को बताते हैं जो कि आप पढ़कर लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट थे वही स्टार्टिंग के थे कि क्या रिस्पॉन्स रहे, तो ये रिस्पॉन्स रहे थे उसके, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्रिटिकली कमेंट ऑन द जर्नी ऑफ दिस नॉवल मेड फ्रॉम 1899 टू 1969, तो 1899 से 1969 तक कैसे इस नोवेल की जर्नी रही, इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में इसका रिजेक्शन मिला, फिर इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला, इसको पहचान मिली, तो इस बारे में पूरा बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसको बिल्कुल इजी है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। 1899 में क्रिटिसिज ने स्टाइल की तारीफ की कि भाई हाँ इसने अच्छा लिखा है, फ्लोलेस राइटिंग है, लिखने का तरीका अच्छा है, बट जो थीम लिखी थी ना उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या है, इमोरल इसको थीम को दिखाया गया, जो एडना का कैरेक्टर इसने दिखाया था उसको अनएक्सेप्टेबल बना दिया उन्होंने कि हमें ये पसंद नहीं है। तो इनिशियली इन्होंने क्या कर दिया, नोवेल को रिजेक्ट कर दिया, नोवेल को वल्गर और इनएप्रोप्रिएट कहा गया कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो एक नेगेटिव इमेज इसमें सेट कर दी। नोवेल का कई सालों तक इसको क्या है,
इग्नोर किया गया। तो कई साल तक इसको क्या है, इग्नोर किया गया, इसको पढ़ा नहीं गया, इसको रिजेक्ट कर दिया, बैन लगाए गए। 1950 में क्रिटिसिज ने नोवेल को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। जब क्या 1950 आया ना, 1899 में क्या है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जब 1950 में नोवेल में क्या है, इसमें लोग इंटरेस्ट दिखाने लग गए, ठीक है। तो क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क इसमें बताया गया कि इसमें रीडिस्कवरी हुई, इसकी दोबारा इसको पढ़ा जाने लगा, परफेक्ट बुक बताई गई, फर्स्ट रेट नोवेल दिया गया इसे। तो क्या है, अर्लियर क्रिटिसिज्म और बाद में क्या है, इसको अप्रिसिएशन मिलने लगा। तो इसमें क्या है, हाई रिकॉग्नाइजेशन आने लगा, ज़्यादा इसकी पहचान मिलने लगी। जो पहले इमोर्टल लगता था, अब उससे क्या है, सीरियस लिटरेचर माना गया। क्योंकि जो 1899 में जो उसने मुद्दे उठाए थे ना, जो जिसने नॉवल को पब्लिश किया तब, वो मुद्दे क्या थे, असल में 20वीं शताब्दी के मुद्दे थे। वो बाद में इसको पहचाना गया कि इसने पहले ही आगे के क्वेश्चन को उठा दिया है, तो लोगों के माइंडसेट इसमें चेंज हो गए। 1960 तक नॉवल का उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल गई थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा लोग इसको पढ़ने लग गए थे। तो ये एक मास्टरपीस बन के उभरा था। 1899 में क्या हुआ, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। 1950 में इसकी क्या रीडिस्कवरी हुई। 1960 में इसको क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन, इसको पहचान मिल गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिखना है। तो क्रिटिकली मूवमेंट क्या है, 1899 में बताना है पहले इसको, फिर 1950 में आपको जिक्र करना है कि इसकी रीडिस्कवरी हुई, फिर 1960 के और 1969 में इसको क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला, कि दोबारा इसको पहचान मिलने लग गई। तो क्रिटिकली कमेंट करना है आपको बताना है, पहले इसका डिस्कवरी करना है, फिर इसकी, तो इसके बाद तीनों के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड क्रिटिसाइज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी रिस्पॉन्ड टू द अवेकनिंग। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्रिटिसिज का व्यू पॉइंट क्या था, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रिजेक्शन तो नहीं मिली बट फुल एक्सेप्टेंस भी नहीं मिली थी। तो इसमें क्या थी, मिक्स अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाफ क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं तो उसमें आ सकता है ये। तो ऑल्दो क्रिटिसिज प्रोग्रेसिवली बिगिंस टू सी द अवेकनिंग एज ए क्रूशियल लिटरेरी स्टेटमेंट अबाउट ए वुमेन क्वेश्चनिंग फॉर emancipation from traditional and stereotypical gender roles, leading to her determining to love life on her own terms. There was emphasized that it was not exactly a political work where a woman was a fighter for women rights. तो इसमें क्या बोला गया कि क्रिटिसिज ने नोवेल को थोड़ा सीरियस वे में देखना स्टार्ट कर दिया। क्या है, इसको थोड़ा सीरियसली लेने लग गई कि भाई हाँ, इसने रियल मुद्दे को उठाया है। उन्होंने से वुमेन की फ्रीडम की स्टोरी मानना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेकिंग जेंडर रोल्स, जैसे मतलब कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वुमेन को घर में बंद के रहना है, इस प्रकार के इन्होंने क्या किया, तो रूल को ब्रेक कर दिया। इंडिपेंडेंस लाइफ को दिखाने लग गए। तो फ्रीडम थीम इस उन्होंने क्या है, एक्सेप्ट कर लिया। क्या है, औरतें भी उस टाइम पर पढ़ने लग गई थी। क्रिटिसिज ने कहा कि ये पूरा फेमिनिस्ट या पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं है। तो क्रिटिसिज ने उसको पूरा क्या किया, ये बताया कि पूरा फेमिनिस्ट नहीं है, पूरा पॉलिटिकल नहीं है। तो इसमें क्या है, वुमेन राइट्स मूवमेंट प्रकार का नहीं था, ये पर्सनल स्टोरी टाइप था। तो इसमें क्या है, मॉडरेट फेमिनिज्म को इसमें एक्सेप्ट किया गया। तो चोपिन को मॉडरेट राइटर माना गया। दैट शी वाज रियली राइटर वो हेल्ड मॉडरेट पोजीशन। तो उसको क्या है, मॉडरेट पोजीशन माना गया। एंड डिड नॉट इंटेंटेड टू वर्क टू बी फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट सम सी हर एज ट्रैप्ड इनटू ए सिस्टम टू विच सी ऑफर्स एट बेस्ट सम पर्सनल रेविलियन एंड रेजिस्टेंस। तो उसने क्या किया, एडना की स्ट्रगल को पर्सनल रेविलियन माना और सोशल मूवमेंट नहीं माना। तो उसने क्या है, उसकी पर्सनल कहानी को बताया गया। इस प्रकार लोगों ने क्या है, इसको एक्सेप्ट किया उसकी एज ए पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। तो अर्लियर में इसको क्या मिला, रिजेक्शन मिला। फिर बाद में अर्ली 20th में इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग आने लग गई बट लिमिटेड एक्सेप्टेंस थी। तो ये इस क्वेश्चन का ओवरऑल रिएक्शन है। पहले अर्ली फेज का बताना है, फिर 20th फेज का बताना है। 20th फेज में इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग करने लग गई। बिल्कुल मॉडरेट रिएक्शन था उनका, पूरा एक्सेप्टेंस भी नहीं था परंतु पूरी तरह नकारा भी नहीं गया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की, क्रिटिकली कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द अवेकनिंग। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो 1970 के बाद क्रिटिसिज ने द अवेकनिंग को कैसे देखा। तो एंड में, ठीक है, जब इसका एंड आया, जब इसमें जो लोगों ने इसको कैसे देखा, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेफन हेल्थ पॉइंट्स आउट द फॉलोइंग द थीम ऑफ लेस्बियनिज्म hinted at through the depiction of
made Mosail realize and significance of storytelling, and in both novels predominance of images of birds and motif of fights. Amna wishes to escape from life and fly away in an embarrass. तो इसमें बताया गया है कि कुछ क्रिटिसिज एडना को सोसाइटी में फंसी हुई वुमेन की तरह मानते हैं कि लिमिटेड फ्रीडम है, सिस्टम कंट्रोल्ड है, तो क्या है उसको एज ए ट्रैप्ड मानते हैं कि वो जाल में फंसी हुई है। उसकी एक्शंस को पर्सनल रेबिलियन माना गया, तो उसके जो एक्शन है उसको पर्सनल रेबिलियन मानना शुरू कर दिया इस टाइम में। मेली रिसाइज स्पीक्स टू एडना ऑफ द बर्ड दैट वुड सोर अबव द लेवल प्लेन ऑफ ट्रेडिशनल एंड prejudice. He drew attention to the parrot who speak a language which nobody understood, suggesting the problem of representation that Chopin faces. The novels end with the voice of the sea, one to which Edna has answered throughout. तो इसमें क्या है कि जो नोवेल है उसको मॉडर्न माना जाता है क्योंकि ये क्लियर आंसर नहीं देता है। उसकी एंडिंग एक समुद्र की तरह हुई है जो कि एक शोर करने वाला है। नोवेल में एम्बिग्यूटी और मिस्ट्री को दिखाया गया है। लास्ट में क्या है इसका एक क्वेश्चन ड्रॉप करता है जिस पर आप पर बेस्ड है कि उसका आप कैसे आंसर करते हो। तो कोई क्लियर राइट और रॉन्ग नहीं है, रीडर को सोचना पड़ता है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका एंड कैसा होगा। तो इंटरप्रिटेशन ओपन है। इसमें नोवेल में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि क्या है ये क्रिटिसिज फोकस किस पे करते हैं, सेक्सुअलिटी पे, फ्रीडम पे, सेल्फ आइडेंटिटी पे, अडल्ट्री पे, सुसाइड पे, इस प्रकार के टॉपिक पे वो फोकस करते हैं। नोवेल रीडर को सोचने पे मजबूर करता है, तो एक्टिव रीडर रोल आ जाता है कि इसमें पढ़ने वाला थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। तो अब क्या है ये नोवेल पावरफुल है क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अलाउ करता है। इसमें पर्सनल ओपिनियन होने चाहिए, रेलिवेंट आज के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, डीप साइकोलॉजिकल टेक्स्ट होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सार है। एंड नाउ अवेकन्ड एंड रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी विद ही लोकेट्स बोथ नॉवेल्स इन द ट्रेडिशनल ऑफ वुमेन मॉडर्नाइज्म, सीइंग हर लेटर एज ए continuation of the modernized प्रोजेक्ट बिटवीन द टू पैरेट एंड सी। तो उसने क्या है दो सिंबल का सहारा लिया है, पैरेट का और सी का, ठीक है। देर इज द होल प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चोपिन्स राइटिंग डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एडना डिजायर ऑफ और हर सेल्फ रीचिंग आउट फॉर दी अनलिमिटेड। तो उसने दो सिंबल का सहारा लेकर पूरी एडना की लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे उसकी लाइफ लिमिटेड है। द सरफाइट टुवर्ड फ्रीडम, उसकी लड़ाई आज़ादी के खिलाफ। इन द सीकिंग सम काइंड ऑफ आइडियल रिलेशनशिप she realized has to take into account those antagonists and unable to reconcile the two dispute but equally powerful aspect of the self. She makes only choices available to her at that time. तो वो क्या करते हैं जो उसके लिए चॉइस है अवेलेबल है उसको एक्सेप्ट करती है। Many readers who read the novel today may assert that the choices for women Edna situation have not progressed remarkably in the century that gone by since the time of the publication of the novel. जो उस टाइम की 1899 जो भी पब्लिश हुआ उस टाइम की कंडीशन और आज की कंडीशन बहुत अलग थी। उस टाइम एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सोसाइटी इसके एंटी थी। That I suppose is what make the awakening important today, modern, relevant, contemporary and thus constantly under discussion by the reader. तो ये क्या करता है आज के क्वेश्चन को उठाता है, मॉडर्न को, रेलिवेंट का होना, कॉन्टेम्प्रेरी होना, और ये एक डिस्कशन छोड़ता है स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर पर। कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म इज कंटिन्यूसली इंगेजिंग विद न्यू अप्रोचेज टू द रीडिंग अवेकनिंग आउटलुक इन्फॉर्म्ड बाई मोमेंट्स इन लिटरेरी देयरफॉर सच एज फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म, साइकोनोलिज्म, डीकंस्ट्रक्शंस एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स। जो आज में डेवलपमेंट हो रही है, डीकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन है, उनको सब पर सोचने पर मजबूर करता है। इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एंड सोशोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट पर सोचने की लिए मजबूर करता है। तो इसमें पूरा क्या दिखाया गया है, एम्बिग्यूटी थी, मॉडर्न टेक्स्ट था, मल्टीपल व्यूज़ थे, जो इसमें थीम था वो बहुत ज़्यादा डीप था। तो इसमें क्या है रीडर को थिंकिंग करना पड़ता था। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है इसमें। तो पार्ट टू पार्ट पहले आपको क्या बताना है, इसकी एम्बिग्यूटी के बारे में बताना है कि एम्बिग्यूटी क्या थी, फिर इसमें जो मॉडर्न टेक्स्ट था उसके बारे में जिक्र करना है, फिर इसकी जो मल्टीपल व्यूज़ हैं उसके बारे में बताना है, फिर जो इसकी थीम थी द अवेकनिंग की वो उसके बारे में जिक्र करना है, फिर लास्ट में इसका ओपिनियन बेस्ड है। तो क्या है रीडर
जो रीड कर रहा है इसको उसकी थिंकिंग को इंक्लूड करना है कि उसकी थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इमेजिन एडना पोंटलियर लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, डू यू थिंक हर स्टोरी वुड बी एनी डिफरेंट, हाउ। तो ये क्या बोलता है कि द अवेकनिंग का जो एंडिंग को सिग्निफाई करता है कि एडना पोंटलियर मान लो कि आज के प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो आप सोचो, क्या आप सोच सकते हो डिंग हर स्टोरी वुड भी, क्या उसकी स्टोरी अलग होगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर एडना पोंटलियर आज की स्टोरी में होती तो क्या वो अलग सोच रही होती, क्या उसकी सोच अलग होती। तो आज हम एक इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे। तो इमेजिनेशन बेस्ड है कि आप इसको कैसे सोचोगे, तो इसका आंसर जैसे आप लिखोगे वैसे करेक्ट होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर एडना आज के टाइम में होती तो क्या उसकी स्टोरी डिफरेंट होती। तो ये क्या है, एक पूरा ओपिनियन बेस्ड और एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको देना है। स्टोरी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, वुमेन स्टिल फेस रेस्ट्रिक्शन, जो समाज में रेस्ट्रिक्शन है उसको फेस करेगी। कंटिन्यूटी फेस इज द प्रॉब्लम, अभी जो आज वुमेन के डिसीजन हमेशा रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, वो इनकम्प्लीट इक्वलिटी में होते हैं। एडना का जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जाता है। एडना फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में स्ट्रगल करती है। जो आज के दिन है कैरियर और फैमिली के बीच में क्या है, स्ट्रगल करती है। फ्रीडम और सोसाइटी के बीच में करती है। जो इसके सिंबल हैं वो दिखाए गए हैं। वो क्या है इसके सिंबल, एक बर्ड है, एक सी है, एक पीगन हाउस है। इस प्रकार के इसमें क्या सिंबल का यूज़ किया गया है। बर्ड है वो फ्रीडम है। बर्ड भी दो प्रकार के हैं, एक तो फ्री जो आज़ाद उड़ रहा है घूम रहा है वो फ्रीडम का प्रतीक है। एक जो पिंजरे में है वो क्या है, आज़ादी का प्रतीक नहीं है। सी क्या है, स्केप माना गया है, एज ए सोर्स ऑफ फ्रीडम माना गया है। तो इसके क्या है, डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉसिबल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, आज एडना के पास ज़्यादा ऑप्शन होते, उस टाइम 1899 में उसके पास ऑप्शन कम था। उसकी सोच सही थी परंतु ऑप्शन कम थे। आज उसके पास क्या है, अगर आज होती तो उसके पास ऑप्शन होते, वो क्या कर सकती थी, डाइवोर्स कर सकती थी, अपने करियर को आगे प्रोग्रेस कर सकती थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती थी क्योंकि वो खुद बाहर जाकर कमा सकती थी। तो उसके पास मोर अपॉर्चुनिटीज होती है आज के दिन। तो इसमें क्या है, पर कंप्लीट फ्रीडम आज भी नहीं मिली है। आज भी वो क्या है, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो पार्शियल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इसीलिए नोवेल आज भी रेलिवेंट है, इसका आज भी सही सिचुएशन में है, लोग इसको पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, सेम है, सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है उससे जो पहले थी। कन्फ्लिक्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं कि क्या इसका वो है। तो इसमें अगर मैं इमेजिन करूँ मेरी इमेजिनरी बेस्ड पे, तो एडना पोंटलियर की कंडीशन थोड़ी बेटर होती परंतु पूरी तरह ठीक नहीं होती। तो ये मेरा कंप्लीट एज ए आंसर होगा। अगर आप इसको बोलो तो आप इसको पढ़ के अपना ओपिनियन बेस्ड इस पर लिख सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन इसमें बता दिया है कि मैं इसको कैसे आंसर करता। तो पूरा इसमें पहले एडना पोंटलियर की पुरानी कहानी को बताना है कि उस टाइम की सिचुएशन में कैसी थी, फिर प्रेजेंट की सिचुएशन को बताना है। पहले क्या बताना है, ओल्ड जो 1899 में पब्लिश किया उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताना है। फिर एडना पोंटलियर की जो वो थी स्टोरी वो बताना है। फिर जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको बताना है। फिर प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ आज की जो क्या हो सकती थी स्टोरी, जो नोवेल क्या हो सकता था, उसकी कंडीशन क्या हो सकती थी, उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार इसके आंसर को हमें देना है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि होने वाला है, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द 19th सेंचुरी रिव्यूज ऑफ द नोवेल and those in out times, discuss the difference and comments upon it। तो ये क्या है कि ओल्ड रिव्यूज़ 19वीं सेंचुरी में और आज के जो रिव्यूज़ हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो डिफरेंस के बारे में बात करनी है 19वीं सेंचुरी के रिव्यू के बारे में, और जो आज के रिव्यू हैं उसके बारे में हमें इस पर कमेंट करना है। तो बिल्कुल इजी है, जो कि हम पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसके आंसर को इसमें कन्वर्ट करके लिखना है। बिल्कुल इजी है। इन द 19th सेंचुरी द रिव्यूज अप्रिशिएट द नोवेल फॉर इट्स स्किलफुल स्टोरी टेलिंग एंड स्टाइल, बट ऑलमोस्ट ऑल रिव्यूअर्स saw the theme as immoral and प्रोटोटाइल ऑफ एडना, डिसएग्रीएबल, अनरिफाइंड एंड वल्गर, फ्लॉलेस आर्ट, डेलिशली। मतलब क्या है, 19th सेंचुरी में जब ये पब्लिश हुआ था उस टाइम इसकी लेखन को, जो इसकी स्टोरी टेलिंग है, जो इसके लिखने का तरीका है, उसको पूरा तरह तारीफ किया गया था। परंतु इसके जो थीम है ना, उसको पूरे को इमोर्टल बता दिया गया, उसके अगेंस्ट थे। टच ऑफ रेयर स्किल कंस्ट्रक्शन, डिसस्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिव, लैक्स ऑफ हाई मोटिव, ट्रेजेडी, नॉट फॉर यंग पर्सन। तो उसके लिए क्या है, अनफिट फॉर यंग पर्सन के लिए दिखा दिया गया था क्योंकि उनको समाज की समझ नहीं है। तो ये क्या है, 1899 में
क्या है क्या था, उसके स्टोरी टेलिंग को माना गया था, परंतु उसके थीम के खिलाफ थे। 1950 में क्या है, इसको रीडिस्कवरी मिली, और 1956 या 1960 1970 के करीब इसको क्या है, दोबारा पहचान मिली। हाउएवर द सिनेरियो चेंज समवट इन द 1950 में इसको दोबारा पहचान मिली। अमेरिकन क्रिटिसिस्ट बिगेन टू रिकॉग्नाइज द अवेकनिंग वाज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क, तो अमेरिकन ने इसको इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क माना। व्हेन वाइक ब्रूक्स कॉल्ड द नोवेल वन नोवेल ऑफ द 90s इन साउथ दैट शुड हैव बीन रिकॉल्ड, तो उसको दोबारा पुकारा गया है, दोबारा ढूंढा गया है। वन स्मॉल परफेक्ट बुक, एक छोटी सी परफेक्ट बुक, दैट मैटर्ड मोर देन द लाइफ वर्क ऑफ मैनी प्रोलिफिक राइटर, जो राइटर हैं उससे कहीं इंपॉर्टेंट माना गया। इन 1956 केनेथ एबले कॉल्ड दी फर्स्ट रेट नोवेल दैट, मतलब उसको बहुत ही खास पहचान मिल गई 1950 के बाद इसको। डिजर्व दी रिस्टोर्ड एंड बी गिवन ए प्लेस अमंग द नोवेल्स वर्थी प्रिजर्वेशन ही प्रेज्ड, तो उसको क्या है, एक बहुत ज़्यादा खास पहचान मिली। द मिड सेंचुरी देन सा मैनी अमेरिकन क्रिटिसिस्ट इंगेजिंग पॉजिटिवली विद द अवेकनिंग, कॉलिंग चोपिन टेस्ट एंड एनक्रोनिस्ट लोनली एग्जिस्टेंटियल वॉइस आउट ऑफ द मिड 20th सेंचुरी, तो उस टाइम के नोवेल आज की मॉडर्न आवाज़ को उठा रहा है, तो उसको ऐसे बताया गया है। टू डिस्कवर ए नोवेल ऑफ सच स्टेचर इन अमेरिकन पास्ट इज बोथ हैप्पीनेस एंड ओकेजन फॉर सम सेम, तो उसमें क्या है, जब बात वही है 1899 में क्या कंडीशन थी, फिर 1950 में इसकी रीडिस्कवरी, लोगों ने इसको पहचाना, इसकी तारीफ करने लगे, 1970 तक इसको क्या है, अपनी पूरी रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, पूरी पहचान मिल गई, इस प्रकार इसको बताना है। तो यही चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आगे अगली वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8, जो कि इस ब्लॉक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वरना क्या है, एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, परंतु ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, इसके एग्जाम नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, इन्फॉर्मेशंस एंड जितने नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।